बंद हो गया। हो गया चालू। इसको बैक करो क्या? हाँ बैक कर दो, आपका आ जाएगा। मतलब जूम पर आ जाओ और क्या। हाँ हो गया। तो फिर अभी एक तो प्रथम गण के जितने धातु है चौथे पाठ तक, पहला ये बताओ कि प्रथम गण के लिए विकरण क्या लगेगा? हाँ कौन आए बोला है? अभी कल पढ़ाने के बाद आए बोल रहे हो, फिर कैसे करेंगे? कल पढ़ाए अविकरण है। चतुर्थ गण के लिए विकरण य, षष्ठ गण के लिए उसके लिए और दशम गण के लिए आए। प्रथम और षष्ठ गण में अविकरण लगता है तो उसको कैसे पहचानना है? वो षष्ठ गण में गुण संधि होती है, होके गुण या होता है। वृद्धि नहीं होती। हाँ गुण या वृद्धि नहीं, गुण नहीं होता है, वृद्धि का तो उन्होंने वृद्धि बताया होता है, है। गुण नहीं होता है। गुण नहीं होता है। हाँ हाँ, गुण किसको कहते हैं भैया? किसका क्या गुण होता है? जैसे ए का यह होगा, नहीं वो आप कल यह। से यही गलती कर रहे हो। ई का नी का नयति हो जाता है। हाँ नी नहीं। का ए गुण ए हो जाएगा, ई का ए हो हाँ, जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, रू का और अर होगा, रू का अल। हाँ अल होगा, बराबर। हाँ तब इस प्रकार ये किया। अब आगे अ, मुझे बताओ तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? कल ये प्रश्न पूछा नहीं था, अभी बताओ। त थ द तालव्य किसको त। कहते हैं? च छ ज ज च य। छ ज झ य पहले दिन का पहले पाठ। च छ ज झ य। आगे हाँ अंकल, ओष्ठ वर्ण कौन से हैं? ओष्ठ हो ओष्ठ जिसका उच्चारण होता है वो कौन कौन से हैं? प फ ब भ म। अच्छा, उसके बाद दंत किसको कहते हैं? दंत वर्ण कौन से हैं? हाँ प फ नहीं, त थ द न, बराबर। हाँ और ओष्ठ कौन से है दीपाली भाभी? प फ ब भ म। बराबर। हाँ आगे ही सोनल भाभी या दीदी, आप पता नहीं आप क्या बोलो आपको। तो हाँ बोलो, अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं? हाँ हाँ य और हर अंतस्थ तो वर्ण य को र पहले ल। हाँ अंतस्थ य र ल व। चार अंतस्थ नहीं बाकी के भी है ना अंतस्थ। हाँ अंतस्थ य र ल व, बराबर। हाँ, चार ही है। और उसमें उष्म वर्ण कौन से हैं? श बराबर। हाँ कठोर व्यंजन किसको कहना सोनल भाभी है? कठोर व्यंजन क क ख जो वर्ग के प्रथम दो अक्षर हैं उनको कठोर व्यंजन कहेंगे। करेक्ट, आप नए इसलिए प्लस आपको ज्यादा उष्म पूछते हैं वर्ण। अभी। हाँ और उष्म वर्ण को भी कठोर व्यंजन कहते हैं, बराबर। हाँ भैया वर्तमान काल के प्रत्यय बताओ। ती त अंति सी थ थ मी वह मह। बराबर। अंकल, प्रथम पुरुष के प्रत्यय के व और म लगाना है तो क्या होता है? व म प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? वृद्धि का आ होगा। अंकल जावा। आ होगा, बड़ा वाला आ होगा। हाँ। जैसे गच्छावह, गच्छामः। बराबर? हाँ आगे बोलिए काकी। हाँ आयादी संधि कौन सी है? नहीं आती है।
दीपाली भाभी। ए आई ओ औ, उसके आगे कोई भी स्वर आने पर उसकी अयाजी संधि होती है। ऐ आई औ आओ ऐसा होगा क्रमशः। बराबर। हाँ अंकल व्यंजन के आगे कठोर व्यंजन आने पर। ये क्या पूछा, क्या है वो समझ में नहीं आया। कठोर व्यंजन। हाँ, कठोर यदि व्यंजन। किसी भी अनुनासिक को छोड़कर आगे कठोर व्यंजन आ जाए तो कौन सी संधि होती है, क्या होता है? सोनल भाभी। आगे कठोर व्यंजन आने पर जिस वर्ग का वो व्यंजन हो उसी वर्ग का प्रथम व्यंजन हो जाएगा। बराबर, करेक्ट। अब इसके आगे आपने ये याद किए ना, धातुओं के अर्थ। हाँ, धातुओं के अर्थ याद किए हैं। ये होगा, इसलिए रिवीजन इसका तो नहीं लेंगे, सिर्फ आपको एक बार पढ़ ले तो आपको आगे वाक्य बनाने के लिए सरल हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया था। हाँ, अब उसके आगे देव शब्द है। देव शब्द आपने कल बोला था है आपको। सुदह यानी आचारी, रसोईया। रसोईया। हाँ, तो सुदह शब्द एक बार बोलिए। कौन बोलेगा? काकी बोला। सुदह शब्द बोलना है देव के जैसे। सुदः सुदो सुदः प्रथमा सुदम सुदान द्वितीया सुदेन सुदाभ्याम सुदैहि तृतीया सुदाय सुदाभ्याम सुदेभ्यः चतुर्थी सुदात सुदाभ्याम म्हणायचं, त हलंत आहे तिथं। सुदाभ्याम सुदेभ्यः पंचमी सुदस्य सुदयोः सुदानां षष्ठी सुदे सुदयोः सुदेषु सप्तमी हे सुदे हे दे सुदो हे सुदो हे सुदाहा संबोधन। अब इसके बाद सभी मिलकर बोलना है, सभी को ही बोलना है। राम शब्द बोलना है, राम शब्द सभी लोग बोलो आप। राम रामेण रामाय रामेभ्यः चतुर्थी रामात् रामेभ्यः पंचमी रामस्य रामयोः रामाणां षष्ठी रामे रामयोः रामेषु सप्तमी हे राम संबोधन। बराबर। नपुंसकलिंग एक बोलना है अभी आपको। तो कौन सा शब्द बोलना है? फलम। बोलो। वनम जैसे बोलना है। वनम एक बार बोलना है कि आपको, नहीं तो उसके जैसे बोलना है तो बोलो आप। फलानी। हाँ, फल बोलो से डायरेक्ट। फलम फले फलानी प्रथमा फलम फलानी द्वितीया फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी फलेषु सप्तमी हे फलानि संबोधन। किसने बोला? प्रामाणिक बोलो आप। किसने राम और वन को मैंने बोलने के लिए बोला?
सभी ने बोला है, पांचवे पाठ के सभी एक। सोनल भाभी, हाँ, बोले 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 क्या सब शब्द? हाँ बोले हाँ हाँ बोले। अंकल आप नहीं है? बोले बोले। नमन भैया, जोर जोर से आपने बोला था ना। अच्छा तो सही बात है ना, जोर जोर से। महाराज जी कहेंगे क्या कर रहे हैं आप? हाँ नहीं, चलो महाराज जी आगे। क्या मानी बोलते। चलो फिर आप इसके आगे आपको संधि के नियम कुछ, हाँ, जो इस पाठ में आए उनको एक बार थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। तो पहला तो आया था विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के नियम आए। जैसे क्या आया था यहाँ पर कि नृपः जयति, या नृपः जयति आया था ना। तो इसके बाद विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है। हाँ, और आगे क्या है? कठोर या मृदु व्यंजन है? मृदु व्यंजन। मृदु व्यंजन। तो विसर्ग के पूर्व में और आगे मृदु व्यंजन। मृदु मृदु व्यंजन। व्यंजन या मृदु स्वर व्यंजन। हो तो यहाँ पर मृदु व्यंजन है। अभी नियम क्या है? विसर्ग के पूर्व में आगे अथवा मृदु व्यंजन हो। अथवा, बाकी क्या नहीं लेना है। ये बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सभी स्वर लेते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या चाहिए? या मृदु व्यंजन हो मृदु व्यंजन। अथवा मृदु व्यंजन हो अथवा मृदु व्यंजन हो। तो इस विसर्ग का क्या करते हैं? ओ हो जाएगा। पहले क्या होता पहला है? ऊ होता ऊ। है। तो इस विसर्ग का करना है ना, इसलिए क्या किया? रूपा, ये ऊ हुआ और ये जयति। ये मैंने ज ही लिखा है सिर्फ, अभी पूरा आप समझ लेना। अब इसमें क्या है? मैंने पहले भी बताया कि संस्कृत में दो यदि स्वर आते हैं, हाँ, तो ये दो कौन से हैं? यहाँ पर अ आया ना, इसका आगे ऊ। एक यानी क्या बोलते हैं, लगातार यदि स्वर आते हैं तो इनकी संधि हुए बिना नहीं रहती। ये संधि की संधि स्वर संधि स्वर संधि नहीं है। स्वर संधि, विसर्ग संधि। दो स्वर एकत्र आने पर संस्कृत में संधि होती ही है। तो इनकी ये स्वर संधि है। तो यहाँ पर अ प्लस ऊ है, ओ होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? आपको पता है कि अ प्लस ओ, इन दोनों को मिलकर ओ बनता है। ओ बनता है। दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ दिख रहा। हाँ, तो फिर अ प्लस ओ मिलकर ओ बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या बनना आना है कि ये आपको ऐसा समझ में आता है? इसको खोलना पड़ेगा नहीं ना? हाँ, तो फिर ये नृपो बना, ये दोनों को मिलकर, और ये जयति बना। इसको एक साथ नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है। क्या अलग अलग लिखना है? नृपो जयति दोनों मिलकर नहीं लिखने हैं। नहीं, दोनों मिलकर नहीं लिखते उसको। इस विसर्ग का हुआ है ना, तो मिलकर, ये विसर्ग का हुआ है इसलिए इस दोनों को मिलकर ही लिखा ना यहाँ पर। नहीं, इसके साथ संधि नहीं हुई है। अच्छा, इस विसर्ग का पीछे के ऊ के साथ, अ के साथ हुई है ना, तो यहाँ मिलेगा ना, आगे थोड़ी मिलेगा वो, इसलिए वो नहीं लिखी। समझ में आया? ये समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया सही केस में? नहीं है ना? हाँ, मैं एक दो उदाहरण ही ऐसा बताऊंगी क्योंकि आपका पूरा हो गया है बहुत बार। दीदी आपका उसको स्पॉटलाइट पर ले लो, बार बार चेंज होता है। स्पॉट पर लेते तो आपको कोई नहीं दिखता मुझे। फिर वो क्या होता है, मुझे किसको समझाऊंगी? कोई दिखना चाहिए, इसलिए तो ये जूम का किया है। नहीं तो फिर वैसे यूट्यूब पर चल सकता था अपना काम। संस्कृत के लिए कोई चाहिए सामने। अब दूसरा उदाहरण है इसमें, जैसे अब मैंने संधि करके बताई आपको। हाँ, जैसे जीवो मुह्यति, ऐसा है, जीवो ऐसा वाक्य है। अब इसकी संधि आप कैसे करोगे?
तो जीवः जीवः मुह्यति। मुह्यति। जीवः मुह्यते, यानी आपको समझ में आया कि यहाँ पर हाँ। विसर्ग हुआ है, इसलिए हाँ। पढ़ते समय, करते समय, लिखते समय इस प्रकार लिखना है। और जब पढ़ते हैं कोई भी, जैसे लेकिन जैसे समय सार ग्रंथ के कलश है, कोई भी सूत्र पढ़ते समय संधि विच्छेद करके नहीं पढ़ना है, जैसे कि वैसे पढ़ना है उसको। लेकिन आप जब वाक्य पढ़ते हैं, जैसे टीका पढ़ रहे हो कोई भी, तो टीका पढ़ते समय भी आपको इसको अलग अलग करके ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जब आप अलग अलग करके पढ़ते हैं तो आपको वो बात समझ में आती है, उसका एक उद्देश्य वैसा है। इसलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, जीवः मुह्यति। मुह्यते, जीवः मुह्यते, इस प्रकार आपको पढ़ना है। दोनों समझ में आया? दोनों भी एक एक उदाहरण देके आपको समझाया गया है। आप एक और उदाहरण है, और अभी इसमें क्या है, एक बार शुरुआत में तो यहाँ पर करता है सिर्फ, यानी इस मुह है या जयति, अभी जयति था या मुह है। मुह यानी मुह धातु का पागल अर्थ होना, पागल होना। कौन से गण का है? चतुर्थ गण। चतुर्थ। चतुर्थ गण का है। हाँ, और परस्मय पदी, अभी आत्मनेपदी पदी अभी शुरुआत में आपको नहीं आया, बाद में आएगी। तो फिर यहाँ पर मुह धातु है ना, तो जीवो मुह्यते, मुह यानी पागल होना। पागल होना यह क्रियापद, बराबर। इसको कहते क्रियापद, धातु को प्रत्यय लगाने पर एक क्रियापद बना। अब इसमें जीवो एक कौन से विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति जीवः, जीवः शब्द है ना, मूल शब्द क्या लिखा मैंने? जीव। तो जीवः यानी ये पुल्लिंग। अकारांत हो गया। अकारांत हम किसके जैसे चलाते हैं? देव। देव के जैसे चलाएंगे। तो जीवः प्रथमा विभक्ति का एक वचन आया, एक तो ये वचन। क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति हमेशा कर्ता होती है। कर्ता इस क्रिया को करने वाला कौन? तो जीव। तो यहाँ पर ये प्रथमा विभक्ति क्या है? एक कर्ता, यानी कर्ता और एक क्रियापद। यह कर्ता क्या क्रिया कर रहा है, यह दिखाता है। इसलिए शुरुआत में आपको इस पाठ में, 5 नंबर के पाठ में आपको जीव यह कर्ता हो गया और मुह्यति यह क्रियापद होता है। अब यहाँ पर यदि जीव एक है तो यहाँ पर इसलिए एक वचन आया, कर्ता एक वचनी है तो क्रियापद भी एक वचनी होगा। यदि कर्ता 2 होंगे, जीव होगा, तो क्या होगा यहाँ पर? मुह्यतः। मुह्यतः बनेगा, बराबर। यदि ये बहुवचनी है तो मुह्यन्ति। मुह्यन्ति बनेगा। तो कर्ता एक वचनी है तो ती प्रत्यय लगाना है, द्विवचनी है तो द्विवचन लगाएंगे, बहुत सारे हैं तो बहुवचन लगाएंगे। तो ये कौन सा है उसके अनुसार क्रियापद होगा। इसलिए वाक्य 4, 5, 6 लाइन का भी हो सकता है। आपको पता है, अमृतचंद्र आचार्य की टीका में तो 10-10 लाइन का एक वाक्य भी है। तो उसमें आप कर्ता खोजो और क्रियापद खोजो, बाकी के सब विशेषण होते हैं उसमें ज्यादातर। इसलिए कर्ता क्या है वो देखो और क्रियापद क्या है। तो कर्ता क्यों? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है और कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति के एक वचन में होता है, एक कर्तरी प्रयोग में। एक कर्ता है ना, कर्तरी प्रयोग यानी कर्ता यह काम कर रहा है। प्रयोग 2 प्रकार के होते, कर्तरी और कर्मणि। मैं काम करता हूँ या मेरे द्वारा काम किया जाता है, दोनों में अंतर है। जीव पागल होता है या जीव के द्वारा पागल हुआ जाता है। हाँ, हुआ जाता है। हिंदी में पता नहीं उसको कर्मणि क्या करना है, लेकिन आपको समझ में आया होगा। या मैं काम करता हूँ या मेरे द्वारा काम किया जाता है, दोनों वाक्यों में अंतर है ना। तो मैं काम करता हूँ कर्तरी वाक्य है और मेरे द्वारा काम किया जाता है ये कर्मणि वाक्य। समझ में? तो अभी आपको कर्तरी ही समझ लेना है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। तो कर्तरी वाक्य में, इसलिए वाक्य 2 प्रकार के पता है ना, कर्तरी और कर्मणि। कर्तरी और कर्मणि। कर्तरी वाक्य में कर्ता और कर्ता अनुसार क्रियापद। ये मैंने सिर्फ बताया था, अभी सिर्फ लिख के आपको बता दिया। कर्तरी वाक्य में कर्ता होगा ही।
और कर्ता के अनुसार क्रियापद होता है। कर्मणी वाक्य में कर्ता होगा एक कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म हमेशा होगा और कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। अब मेरा स्लेट थोड़ा छोटा है तो मैं पूरा नहीं लिख सकते अब यहाँ पर, आप समझ लेना। कर्तरी वाक्य में कर्ता होगा ही और क्रियापद होगा तो कर्ता के अनुसार ही क्रियापद होता है। कर्मणी वाक्य है तो कर्मणी वाक्य में कर्म होगा ही, कर्ता होगा नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते, तो कर्म के अनुसार क्रियापद होता है। इतना ध्यान में आ, तो ये थोड़ा बेसिक है तो आप ये समझ लेना, क्योंकि वाक्य आप आगे आएंगे सब प्रकरण। आप एक वाक्य है, जैसे आप दूसरा नियम क्या बताए, ये तो आपको समझ में है ना। विसर्ग संधि का पहला नियम हो गया ओ कैसे बनता है। अब दूसरा नियम ऐसा है कि विसर्ग के पूर्व में नृपाः रक्षन्ति, नृपाः रक्षन्ति। हाँ, अब इसमें क्या है, पहले तो हमने एक नियम ये बताया था कि विसर्ग के पूर्व में एक मिनट, वो दूसरा एक नियम है उसके बाद ले लेते हैं और कहीं है इसमें। जैसे नृपः इच्छति, नृपः इच्छति करो। हाँ, अब यहाँ क्या है, विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे ई है। ई अ है। को छोड़ के स्वर। हाँ, तो अब ये ई है ना। हाँ, तो ये स्वर है। अब हमने बताया था पहले एक नियम है कि विसर्ग के पूर्व में अ हो, आगे अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो ओ बनता है, लेकिन अ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो क्या करेंगे, तो इस विसर्ग का लोप करेंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, नृप इच्छति। विसर्ग का लोप। और इसकी पुनः संधि नहीं होगी ना दीदी। हाँ ना, हाँ वो भी है। यहाँ पर यदि अभी मैंने बताया था कि स्वर के आगे स्वर आने पर संधि होती है, लेकिन एक बार संधि हो चुकने के बाद फिर इसको मिलाना नहीं है, अ प्लस ई करके ए करना नहीं है वहां पर, नहीं तो ये कोई करेगा तो गलत हो जाएगा। अब आगे हम नृपाः रक्षन्ति यही लेते हैं, उदाहरण ही अपन। अब विसर्ग के पूर्व में क्या है, हाँ, और आगे क्या है, कोई भी र है, मृदु व्यंजन। व्यंजन है। हाँ, अब विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे या पश्चात जैसे आपको समझ में है, तो र है यानी मृदु व्यंजन है, तो इस विसर्ग का क्या करना है, लोप करना है। मतलब क्या बना यह, नृपा रक्षन्ति। विसर्ग का लोप होता है। हो गया। आगे ये जो इस पार्ट में और एक नियम है, विसर्ग का तो नहीं हो, विसर्ग के आगे बाकी के नियम आगे आएंगे। अब इसमें उन्होंने क्या दिया है कि एक ही बाद में बताती, तो एक ही शब्द में क्या हो, एक ही शब्द में रू रश है, और इनके आगे न हलन न आया। अब पहले मैंने लिखा ऐसा नहीं, पहले इसको ऐसा लिखा है, रू रश के आगे पहले न आया, रू रश के पहले नहीं, रू रश के बाद में यदि न आया तो न का न बनता है, ये दंत्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं। ये तो एक पहला नियम होगा। लेकिन रू रश के बाद न तो नहीं है, न बाद में आया, न यानी बहुत है बात, लेकिन बीच में रू रश के बीच में स्वर स्वर और
कंठस्थ वर्ण यानी क वर्ग लिखती हूँ मैं शॉर्ट में यहाँ पर, क वर्ग, ल ओष्ठ को वर्ग। छोड़कर अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, ल को छोड़कर मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, तो आपको करना पड़ेगा। वर्ग भी आएगा ना शायद? ओष्ठ वर्ग, हाँ हाँ अभी ओष्ठ वर्ग लिखना है ना। इनके बीच में अंतस्थ वर्णान। क्या क्या हुआ? स्वर हो, स्वर, क वर्ग, अंतस्थ वर्ण और एक रहेगा ना क वर्ग वर्ग और ख और प वर्ग। प वर्ग। स्वर, क वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ वर्ण लिखा, लेकिन ल को छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा ये सब नहीं लिख सकते इसमें। और महाप्राणोच्चार्य ह, इतने हो, यानी रू र श के बीच में ए वर्ण हो और आगे न आया हो तो भी न का न होता है। अब वो उदाहरण बताएंगे आपको क्या कैसे आता है वो। और पूरा न होने पर नहीं होगा। अंत में न हलन होने पर न नहीं, अंत में न हलन होगा तो उसका हाँ नहीं होगा। हाँ वो तो बाद में आएगा, अभी वो द्वितीय विभक्ति के ना, अभी प्रथमा विभक्ति के लिए बता रहे हैं ना सिर्फ। वो तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में यदि न आता है तो भी वहां पर नहीं होगा, न ही रहता है, वो आगे का नियम। हो गया। अब जैसे उदाहरण क्या, इसको मिटा रही हूँ मैं क्योंकि अभी थोड़ा सा, तो जैसे गृहान शब्द है, गृहान, मैं पहले ऐसा ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है, री, ग में रू है ना, रू आपका री, आपका हिंदी वालों का री, हमारा रू। और यहाँ पर ह है, आगे आ है, अलग लिखना पड़ेगा, और ये न है, बराबर ऐसा है। यहाँ पर ग भी है लेकिन वो समझने के लिए मैंने ले लिखा है, यहाँ पर ग है, ग, ये पर रू है प्लस ह है प्लस आ है और फिर न आया है। हमने क्या क्या पढ़ा, रू तो यहाँ पर है और न यहाँ पर है, अब बीच में क्या है, ह आया है, तो महाप्राणोच्चार ह होता है और स्वर भी है, तो इस न का न बनेगा, तो यहाँ पर न का न बनेगा। अभी गृहानी करके वो शब्द आए इसलिए वो दिया है उन्होंने नियम, लेकिन अभी आपको इतना ही समझाना था इसलिए इतना काफी। समझ में आया? गृहान को नहीं होगा ना दीदी, गृहाणी होगा, हलंत न को नहीं होगा। हलंत न को नहीं होगा, अंत में आता है तो, लेकिन वो द्वितीय विभक्ति के लिए नियम है सिर्फ, नरान, गृहान के लिए होगा, गृहान शब्द में न आता ही, मूल शब्द गृहान ही। सिर्फ विभक्ति प्रत्यय लगाते समय आप बोल रहे हो वहां पर नहीं आएगा वो, लेकिन गृहम शब्द नपुंसकलिंगी है और उसका गृहानी ही बनता है। वो भी अच्छा, हाँ गृहाणी है उसका, हाँ इसलिए इसको नहीं करना, आप नरान जैसे नहीं करना। बराबर हो गया। अब आगे, अब और एक यहाँ पर संधि का नियम आया है, वैसे यन संधि, स्वर गुण संधि का, जो अभी आप प्रश्न था ना कल जो चर्चा हुई थी,
तो उसमें नियम क्या है गुण संधि का, तो आप गुण संधि करके उसको हीडिंग देना फिर, क्योंकि मैं हर बार अभी ये नहीं बताऊंगी यहाँ पर गुण संधि होती है या वृद्धि संधि होती है, वो उस संधि का नाम लिया जाएगा, उस पर से आपको समझना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पर अ अथवा आ हो, और आगे ह्रस्व अथवा दीर्घ ई वो रु, रस्वा दीर्घ ई उ रु और रु। तो इनकी गुण संधि होती है अ अथवा आ, इनके आगे ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ रु हो, तो इन दोनों के बदले में जैसे यहाँ पर क्या है, देव प्लस औ, देव प्लस देव प्लस वो ही बनेगा। ये कौन सी किसके लिए फल, फल दिया है, फल प्लस ई, फल प्लस ई। तो यहाँ पर अ है ना फल में, हाँ, फल में अ है और यहाँ पर ई है। तो ये अ प्लस ई बराबर ए। तो इनकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। गुण इन संधि। दोनों स्वरों को मिलकर एक बनेगा। जैसे दीपाली भाभी कल बोल रहे थे ना कि वहाँ सिर्फ एक ही बना और यहाँ पर दोनों स्वरों का मिलकर बनाते, इसलिए थोड़ा वहाँ पर संधि मत कहो, गुण कहो। और दीदी वहाँ पे उल्टा आया था, ई के बाद में अ आया था, यहाँ पे अ प्लस ई आता है, वो भी दूसरा मेजर डिफरेंस है। उल्टा होता है पूरा। तो अभी इतना थोड़ा थोड़ा समझ जाओ, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे समझ में आएगा। हाँ, तो अ प्लस ई मिलकर, तो ई का गुण क्या होता है, ए। ई का गुण ई है, और ह्रस्व दीर्घ दोनों लेना, मैंने एक ही लिख रही हूँ, एक ही नहीं लेना है, बड़ा और छोटा दोनों भी लेना है। ई हो तो ए बनेगा, उ हो तो ओ, रू हो तो अर, रू हो तो अल, अल। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, दोनों मिलकर ए बनेगा। तो इनको क्या लिखना है, ये लिखा फले। दीदी आपने गुण संधि में तो जब री का आम लिखा है और वृद्धि संधि में री का आल लिखा है। हाँ बराबर है, गुण है, इसलिए वहाँ वृद्धि संधि अभी बताई नहीं ना आपको, नहीं भाई इसमें ये शायद आप उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा हो गया शायद आपका, अर होना चाहिए पहले, वृद्धि में आर होगा, गुण में अर होगा। वृद्धि में आर होता है और गुण में अर बनता है। हाँ, गुण में आर तो सही है, बस री का आम लिखा है, आम। नहीं गलत है, अल बनता है रू का, री का बोल रहे हो ना आप, अल हाँ बनता री। है। इसको भी अच्छी तरह से लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अर, अल, हो गया। हाँ, तो समझ में संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि के 3 नियम, और न का न कब बनता है। हाँ दीदी वो न का न बनते टाइम जैसे लिखा था, किंतु शब्द के अंत में न हो तो न को न नहीं बनता है। तो जैसे आपने बोला कि द्वितीय विभक्ति उसमें ऐड करना पड़ेगा कि द्वितीय विभक्ति का है, तो ऐसा वो मैंने समझने के लिए वहाँ द्वितीय विभक्ति कैसे मुझे याद है, एक बार मैं देख के बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे ऐसा है कि द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन है कातंत्र में शायद आया होगा, मुझे अभी वो किसने मैंने पढ़ा है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर देते समय उन्होंने ऐसा ही दिया है कि द्वितीय विभक्ति का जो न का न आता है तो वहां पर न का न नहीं होता है। तो आप जैसे कह रहे तो वैसे वो न का न होता है क्या, वो देखना पड़ेगा यदि बाकी के इसमें।
एक बार मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वो ऐसा मुझे याद हो रहा है, इसलिए मैं उसको कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। दीदी तो कल यहाँ का पर भी उन्होंने आपने दिया तो ऐसा ही लेना पड़ेगा। उन्होंने दिया है कि अंतिम यदि न आता है तो उसको न का न नहीं करना है, जैसे गृहान में गृहान ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा आप बोल रहे हो। लेकिन एक बार मैं न आता है ना, उसका न आता है बोलते हैं। हाँ, मुझे न आता है ऐसा लग रहा है, लेकिन यदि द्वितीय विभक्ति को नहीं बाकी की जगह भी होगा ऐसा यदि कैसे में मिलता है तो मैं आपको बताऊंगी। अभी हम पढ़ रहे, क्योंकि मैंने कातंत्र पढ़ा है तो थोड़ा सा वो वैसे हो ऐसे दिमाग में बैठा है, मैं किसी से बात करके आपको बोलूंगी। और आपने यहाँ पर गृहाणी उन्होंने करके दिया दिया। ही है, जो अभी आपको पढ़ाया गया है उसमें तो उन्होंने दिया है कि अंतिम न आता है तो वहां पर न का न नहीं बनता। नरा शब्द के अंत में न आता है तो वहां पर न का न नहीं करना है। दीदी न दीदी आप हलंत होगा तो ही न का न नहीं होगा। बराबर। न पूरा होगा तो अगर उसको चेंज करने का होगा तो होता है शायद। बराबर। चलो इस तरीके से। दीदी कल का आपने याद करने के लिए बोला था, हाँ पुरुष बोला था। धातु, पुरुष हाँ धातु। सोनल दीदी अभी ने मेरे पूछा। पास कुछ है नहीं पुरुष धातु का शब्दकोश। मैं सोच ही रही थी कि मैं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन याद तो मुझे आया नहीं। दीपाली भाभी आप काम करना, मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। ये तो सोनल भाभी आप भेज देना, आपका कुछ चेक करेगा। ये हो गया ना, ये आपके पांचवें पाठ के वैसे नियम हो गए पूरी। अब दूसरा एक नियम है विसर्ग संधि का है। अभी विसर्ग संधि के बहुत सारे नियम आएंगे उसमें, तो क्रम से जैसे जैसे आए वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ। जैसे है कि कवि ही रक्षति, कवि ही वर्णयति लिखते पहले। अब क्या है, विसर्ग के पूर्व में क्या आया है? ई आया है। और आगे क्या है? मृदु व्यंजन। वो है ना, वो यानी मृदु व्यंजन है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यानी नियम क्या है, विसर्ग के पूर्व में, पूर्व है पूर्व बोलते हैं ना जब, हाँ, तो विसर्ग के पूर्व में आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्योंकि अथवा आ होता है तो उसके नियम बता के आए हैं। अब और आ को नहीं है, दूसरा कोई स्वर है यहाँ पर, तो इस विसर्ग के आगे स्वर या मृदु व्यंजन कोई भी हो, तो यहाँ पर क्या चाहिए, स्वर या मृदु व्यंजन चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर। और यहाँ विसर्ग चाहिए, और विसर्ग के पूर्व में अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, बराबर। यहाँ पर आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और यहाँ पर विसर्ग के आगे या पश्चात बोलो स्वर या मृदु व्यंजन हो, तो इस विसर्ग का र बनता है। ये मैंने किया यहाँ पर र। और आधा र अकेला नहीं रहता है, वो आगे के वर्ण पर चढ़ जाता है, इसलिए इसको ऐसा लिखा। समझ में आया? कभी भी हलंत र आता है और आगे व्यंजन है कोई भी, उस व्यंजन के ऊपर चढ़ता है। यदि स्वर है तो उस र में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर समझो, कवि र मैंने किया है और आगच्छति, अब ये र हलंत है, और हमने पढ़ा है कि हलंत र कभी भी ऐसा नहीं रहता है। हलंत बोलते हैं इसमें, हलंत है क्या आप हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हलंते बोलते हैं। हलंते बोलते हैं ना, हाँ। तो फिर जो हलंत है उसमें ये आ मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? रा। 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 यदि इस र के आगे व्यंजन है ऊपर चढ़ाओ, स्वर है उसमें मिला दो। समजलं काय काकी? ते
रा कसं काय आलं तिथं? रचा तिथं लोप होतो ना. कुठं नाही, अजून ते सांगितलं नहीं, हा दूसरा नियम है, यह दूसरा नियम है, लोप का दूसरा आएगा वो। अभी इतना समझ में आया क्या? र के आगे यदि यहाँ पर व आदि कौन से भी हो तो इसके इस रह व ऊपर चढ़ाओ। यदि यहाँ पर र है और यहाँ पर स्वर है कोई भी तो उसमें मिला दो। आगे हाँ, विसर्ग के आगे जैसे कवि ही कवि ही शंसति। और स्वर है तो मृदु व्यंजन के लिए नियम बताए कि विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे मृदु व्यंजन हो या स्वर हो तो क्या होता है, ये नियम आपको बता दिया। अब यदि श हो यहाँ पर या स हो या श हो तो क्या होगा? तो इस विसर्ग का क्रम से स ही बनता है, श बनता है या यहाँ पर श बनता है, या फिर विसर्ग वैसा का वैसा ही रहेगा। एक मिनट हाँ, ये विकल्प से संधि बोलते हैं इसको। यदि करना है तो एक करो, ये संधि करनी है, नहीं करनी है तो डायरेक्ट विसर्ग ही रहने दो, कठोर व्यंजन है सभी। इसलिए दोनों तरीके से, जहाँ पर आता है वहां पर विसर्ग हुआ है ऐसा समझना है, जहाँ पर नहीं हुआ है वहां पर उन्होंने कठोर व्यंजन करके उसको छोड़ दिया। श श स है ना, ये कठोर व्यंजन है ना सभी, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं तो इस तरीके से भी आ सकता है, इसलिए घबराना नहीं है। ये ऐसा कोई पढ़ा है नहीं फिर वैसा है तो कैसे समझेंगे? तो इस दो नियम है, विकल्प से होते, होगा तो श होगा, नहीं होगा तो विसर्ग ही रहेगा। तब यदि विसर्ग के आगे श आता है या स आता है या श आता है तो विसर्ग वैसा का वैसा रखो, नहीं तो इन सभी विसर्गों के बदले में श, स और ये श बनाना है, ऐसा दिखने के लिए ऐसा दिखेगा। समझ में आया? विसर्ग के पूर्व में का कुछ बताया नहीं है, विसर्ग का बाद में ही देखना है। हाँ बराबर, विसर्ग के बाद में, आप पूर्व में क्या है उसका कुछ संबंध नहीं है यहाँ पर, मैंने बताया होगा तो गलत होगा। तो विसर्ग के आगे श श स हो तो अनुक्रमे श श श बनता है। ऐसे बताया आपने? हाँ बराबर, नहीं कुछ पता नहीं, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ज्यादा ही निकल जाता है कभी कभी। अब दूसरी संधि जो अभी काकी आंटी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर कवि ही रक्षति ऐसा है। अब यहाँ विसर्ग के पूर्व में ई है, ये विसर्ग है और आगे र है। र मृदु या कठोर है? मृदु। तो अपन क्या करेंगे उसका फिर? नियम अभी बताया था ना आपको कि विसर्ग के पूर्व में अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो तो इस विसर्ग का क्या करना है? लोप। अभी बताया था नियम, इतने भी भूल गए क्या? अंकल क्या होता है विसर्ग का? रा हो जाएगा। बराबर, तो इस विसर्ग का र किया हमने। विसर्ग के पूर्व में आपको छोड़कर कौन सा स्वर है? ई है, आगे यानी मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का र किया। अब मैंने बताया था कि र हलंत है तो उसके ऊपर चढ़ाना है क्या? नहीं लोप हो जाता है। संस्कृत में नहीं चढ़ाना है, बाकी की जगह चढ़ता है, यहाँ पर नहीं चढ़ाना ना। तो फिर क्या होता है? तो र के आगे र आया ना, अभी लोप हो जाता है। र के आगे र आया तो इस र का लोप करते, जो विसर्ग का र हुआ ना उसका लोप करेंगे। अब यदि ये पीछे क्या है? ई है, रस्व है, ये रस्व ई है ना,
ये ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाता है। तो ये दीर्घ ही बना। तो ये यहाँ पर क्या बना, एक कवि दीर्घ बना, अरे रक्षक। कवि दीर्घ। वैसे ही दीदी धेनु रक्षती का भी आएगा ना। हाँ धेनु रक्षती। अब र को जो आप धातु लगा के सब करेंगे तो वहां पर वो आएगा, धेनु रक्षती, धेनु रक्षती बनेगा। अब ये कहे तो धेनु शब्द उकारांत है ना वहां पर। हाँ नौकर। यहाँ पर यदि आपको धेनु लिखना है तो ह्रस्व है, धेनु रक्षती। अब यहाँ पर इस दीर्घ ही है, दीर्घ ही है। तो दीर्घ का दीर्घ नहीं, ह्रस्व लेके हाँ। चलो अभी। हाँ समझ ऐसा होता हाँ, नहीं समझाने के लिए। वैसे धेनु शब्द दीर्घ, दीर्घ उकारांत शब्द है धेनु शायद। धेनु धेनु धेनवः प्रथम ऐसा करके वो ह्रस्व है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दीर्घ कैसे होते हैं समझाने के लिए लिखा है, वैसे ऐसा होता नहीं है। हाँ तो यदि आपको ऐसा ही लिखना है तो आप लिखो यहाँ पर धेनु ही लिखो, धेनु रक्षती। तो यहाँ पर क्या हुआ, विसर्ग के पूर्व में अ को छोड़कर उ है, आगे र यानी मृदु व्यंजन है तो इस विसर्ग का र किया। अब विसर्ग का र करने के बाद यहाँ पर उ है ना, दीर्घ उ है और यहाँ पर र है। तो ये मैंने नियम क्या बताया, र के आगे र आने पर र का लोप हो होता जाए। लोप होता है। दिखता नहीं है क्या, दिख नहीं रहा है क्या आपको? हाँ है, दिख रहा है। अभी देख। ये र गया। अब यहाँ पर ये र जाएगा भी, र का लोप हो गया और ये ह्रस्व है तो दीर्घ होगा, लेकिन यहाँ पर पहले से ही मैंने दीर्घ लिखा है इसलिए वो तो दीर्घ ही दीर्घ रहेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा समझाने के लिए वो दीर्घ ले रही थी, लेकिन है नहीं शब्द वैसा इसलिए। हाँ बस वही है। हाँ समझ में आया? ये विसर्ग संधि के नियम बहुत सारे आएंगे आगे और है। कल सब वाह ये विसर्ग संधि के नियम याद करने हैं सभी को। गिरिहि गिरिहि तिष्ठति, ये भी विसर्ग संधि का ही नियम। अब यहाँ पर क्या है, विसर्ग, विसर्ग के पूर्व में क्या है, ये है। और आप यहाँ पर यहाँ कुछ पीछे का देखना नहीं है, वैसे यहाँ पर सिर्फ क्या देखना है, विसर्ग के आगे क्या है ये देखना है। इस संधि में विसर्ग के आगे तो है तो विसर्ग के आगे यहाँ पर हो या थ हो, च हो या छ हो या त हो अथवा थ हो। समझ में क्या क्या किया मैंने, विसर्ग के आगे त अथवा थ हो, कोई भी कौन सा भी हो, च अथवा छ हो या ट अथवा थ हो। तो क्या होता है इस विसर्ग का, त अथवा थ है तो इस विसर्ग का स बनता है। च छ है तो इसका विसर्ग का श बनेगा और त ठ है तो इसका श बनेगा। ऊपर से नहीं जा रहा है ना, सभी एक ही टाइम बता रहे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक बार पूछना, क्योंकि सब आएंगे बहुत, हम आगे जा चुके हैं पढ़ते पढ़ते, इसलिए एक बार इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा याद करने का ऐसा मतलब मुझे अच्छा लगा कि जैसे हम कंठवर्ण पहले आता है, बाद में तालव्य आता है ना, वो हिसाब से अगर लिया हमने तो च छ पहले लिया, उसके बाद में ट ठ है ना, तो श श स जैसे आता है ना वो उस क्रम में, तो वैसे ही वो बराबर लगता है, तो मतलब वो ध्यान रखने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, आप च छ करो फिर ट ठ करो फिर ट ठ करो। श श स मतलब वो थोड़ा कैसे याद रखना चाह रहे हैं, उदाहरण त का ले इसलिए मैंने त का पहले, ये बहुत कंफ्यूजन होता था मुझे भी। स श आएगा कि श आएगा, तो थोड़ा वो हिसाब से तो सही आएगा।
च छ आएगा तो श आएगा और ट ठ आए तो श आएगा। तो अब यहाँ पर क्या है, त है, तो यहाँ पर क्या होगा, स क्या होगा अंकल, त है तो क्या बनेगा, कौन सा? यहाँ पर त है, हाँ, तो होगा, आगे सा होगा। मैं यहाँ पर स लिखती हूँ। अब इसको लिखना कैसे है, गिरी अंदर लिखा इसको, आप इसको जोड़ सकते हो। अभी आपका प्रश्न था ना यहाँ पर जो कि हलंत है, हलंत मैंने आगे लिखा है, ये पूरा एक वाक्य हो गया। समझ में आया? विसर्ग संधि के शायद हो गए, एक आध दूसरा कुछ हो गया था। दो नियम हो गए। ये न का पहले हो गया दीदी, हाँ पहले न है तो उसके बाद में च छ त थ त ठ तो हाँ वो भी है ना, अभी वो आगे दिया है उन्होंने तो उन्होंने दिया था एक नियम, यदि वो नियम भी यही समझना चाहते तो वैसे भी कर सकते हैं। जैसे तो कविन तिष्ठति, नहीं कवयः आता है वहां पर, बिडालान ताड़यति, बिडालान आएगा ना, बिडालान बिडालान तिष्ठति ऐसा लिखते हैं। मैं दूसरा कुछ उदाहरण में खोज रही थी, ठीक है। बिडालान, अब यहाँ पर क्या है, बिडालाने और प्राविशंस चौराहा ये भी एक हो जाएगा अगर दूसरा कुछ चाहिए। तो ये बिडालाने बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बैठती है। अब इसका आप ज्यादा इसको नहीं करते हैं, ताड़यति आएगा आएगा दीदी। यहाँ पर तिष्ठन्ति, आप उदाहरणच घ्यायचं आपल्याला। हाँ पण वो ते द्वितीय विभक्ती आगे सो हाँ बिडालान रामः, बिडालान ताड़यति, कुछ करना पड़ेगा ना, ये कर्म हो गया ना, ये तो ताड़यति हो जाएगा। ताड़यति, ठीक है ताड़यति लिखा, बिडालान ताड़यति। अब यहाँ पर तो ही है और यहाँ पर न आया, बराबर समझ में आया? आगे क्या है, तो है। अब यहाँ पर जैसे अभी बताया था मैंने, यहाँ पर त थ और त ठ हो, तो होगा। इसके आगे, इस न के आगे त थ हो, च छ हो या त ठ हो, तो इस न के स्थान पर विसर्ग भी होता है और अनुस्वार भी होता है। अनुस्वार, हाँ इस न के आगे त थ हो, च छ हो या त ठ हो, इस न के स्थान पर विसर्ग भी होगा और ये अनुस्वार भी होगा। इसलिए मुझे बहुत लोगों ने बताया था टीका पढ़ते समय कि ये शायद ऊपर का ज्यादा आ चुका है, इसलिए इसको निकालना चाहिए। ऐसे करते हैं, इन्हें क्या कि निकालो मत, वहां पर संधि हो गई। नहीं तो हम थोड़े आधे अधूरे पढ़ते हैं, फिर वो टीका में दृष्टि क्या बोलते हैं उसको अच्छा करने के लिए निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, वो संधि हो गई है। आप यहाँ पर जो अभी नियम बताया था, एक तो पहला नियम क्या हो गया, न के आगे त थ च छ ट ठ हो तो विसर्ग भी होगा और अनुस्वार भी होगा। अब जो सामान्य अभी नियम बताया, विसर्ग के आगे तो थ आया, तो इसका क्या बनेगा, तो बिडाला ताड़यति बनेगा। लिखते समय ये पद्धति, पढ़ते समय बिडाला ताड़यति पढ़ी। चौरान कौन सा आया था वहां पर, चौरान प्राविशंस चौराहा, प्राविशन चौराहा, तो च है ना यहाँ पर, तो क्या है दूसरा उदाहरण, प्राविशन
चौराहा, चौराहा बहुत बहुत सही। राविशन चौराहा। हाँ, अब यहाँ पर न आया, और आगे क्या है? च है, तो इस न का क्या करेंगे? च आया तो आधा श, मैंने पहले क्या करना है? सर्ग विसर्ग। तो ये विसर्ग और ये अनुस्वार करना। अब इस विसर्ग के आगे छ है, तो छ आने पर क्या बनता है? आधा श, श बनेगा, इसलिए इसको क्या करो? आधा श करके जोड़ना है। अब ये दूर हो गया मेरे से, ऐसा हो गया। अभी इतने जितने नियम अभी दीदी, पढ़ाए गए हैं ना सभी संधि के, इसको दीदी थोड़ा एक उसमें आपको डिफिकल्टी पूछनी थी। हाँ, जैसे इष्टोपदेश में अगच्छन् तद्विशेषाम नभिज्ञश्च जायते ऐसा आता है। हाँ, अज्ञानात् वो जो आगे है वो। अभी यहाँ पे तद 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 शब्द है ना, तद आया वो। हाँ, तो जैसे आपने बोला था कि न पढ़ना है, मतलब अगच्छन् ऐसा पढ़ना है, फिर वहाँ पे अगच्छन् तद्विशेषण ऐसे ही पढ़ना है। श्लोक पढ़ते समय संधि विच्छेद करके पढ़ना ही, अगच्छों से ही पढ़ना। अच्छा, वो लेकिन हार्ड होता है, मतलब अर्थ लगाते समय अन्वय करते हो, जब अन्वय करना है उसका, तो उस टाइम आपको संधि विग्रह करके करना। इसलिए गाथा सूत्र थोड़ा डिफिकल्ट होता है दीदी वो श्लोक में, मतलब आए तो पढ़ने के लिए मतलब। हाँ होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते उसको। कलश वगैरह जो संस्कृत के पद्य है वो बोलते समय उसको बिल्कुल तोड़ना ही नहीं, संधि विग्रह करना ही नहीं आपने। लेकिन आप पढ़ रहे हो या अर्थ करे तो वहां पर उसको संधि विग्रह करना पड़ेगा। तो आप क्या करना है, जितने विसर्ग संधि के नियम आपको दिए हैं उनको याद करना तरह से तैयार पेज पर तैयार करो, जैसे आपको समझ में आई। यानी कोई भी वाक्य करते समय आपको वो चार्ट यदि सामने होगा तो आपको झट से वो नियम समझ में आएगा, या आप संधि कर सकते हैं। दूसरा है छठी यानी क्या है, कौन सा है? अगध वगैरह जो शब्द दिए हैं ना आगे, अगध, ओदन, किंकर, कोश, हाँ, इनको राम जैसे बोलना है। हाँ, दशम गण के धातु दिए उसमें जो आपको लिखवा है पूर्व में, आप एक बार देख लेना, किसी के पास नहीं तो बोल देना मुझे, नहीं तो दीपाली भाभी का नंबर दे दो आप, आपके पास वो सब आएंगे। अभी नाम हिंदी में बताओ। मैंने लिखा नहीं है, मेरे पास हिंदी लिखा हुआ नहीं है। नहीं, अभी नाम जो बताए वो नाम फिर से बताएं, कौन से बोलना है फिर? वो सब वो आएंगे ना, अगध शब्द लिखवा है ना, ओदन, किंकर, कोश, गजः, ग्रामः, जनकः, देहः, पादः, पुरुषः, प्रज्ञः या प्रज्ञः। आप हिंदी वाले ज्ञ नहीं बोलते, ज्ञ बोलते हैं। हाँ, बिड़ालः, ब्राह्मणः, भारः, मोक्षः, वेदः, ये सभी शब्द, ये जो मैंने बताया वो सभी शब्द, उसी में अगर आगे जाकर नपुंसकलिंगी, आरण्य वगैरह शब्द दिए हैं, उनके शब्दार्थ याद करने हैं, यानी शब्दों के हिंदी दोनों भी याद करने हैं, और क्या करना है, और चलाना भी। हाँ, और दूसरा है कि द्वितीय विभक्ति के नियम आपको लिखवाए गए हैं। द्वितीय विभक्ति के नियम आपको लिखवाए गए हैं, एक बार सिर्फ उसको देखना है, एक बार देखना है ना, आपको समझ में आए वैसे देख लो। हाँ, तो इस तरीके से इतना करो, बाकी के जो ज्यादा संधि के नियम हैं वो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आगे बताए यहाँ जाए। पे विसर्ग संधि में सिर्फ अपना र और स रह गया, बाकी तो पूरी विसर्ग संधि हो गई, रिवीजन। र भी हो गया ना, कवि ही वर्ण भी हो गया ना पूरा, सभी नहीं हो वैसा नहीं गए। दीदी, अंत में स और र आने के पश्चात उसका विसर्ग का हो। हाँ वो तो सामान्य। अच्छा ठीक है, वो कल बताएंगे। अंत में यदि स अथवा र हो, आगे कठोर व्यंजन यहाँ हो या कुछ भी न हो, तो इसका उसकी संधि होगी नहीं होगी। विकल्प से होते थे पर आज कल देखते हैं प्रकार। अभी 4:30 बज गए इसलिए, क्योंकि एक ही टाइम अभी लेना था आपका, लेकिन भारी हो जाएगा, इससे अच्छा कि जो दिया है उतना करो,
क्योंकि आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अपन बहुत आगे जाने वाले हैं। अभी 6ठा पाठ चालू है, अब 15-16 पाठ होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, इसलिए मैं ज्यादा थोड़ा सा उसको धीरे धीरे चला रही हूँ, जो रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में आए और आपको टाइम मिले स्टडी करने, समझ में। इतना आप करो। आज की क्लास यही खत्म। जय जिनेंद्र। वंदना।